नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीवों का वर्गीकरण से जुड़े संभावित प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना। जीवों की शारीरिक संरचना, उनके विशिष्ट लक्षणों, परस्पर समरूपता एवं संबंध तथा उनके विकासीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा में एक नाम दिया जाता है। यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान किए जाते हैं, ताकि संपूर्ण विश्व में उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, वर्गीकरण विज्ञान यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, जो कि 1758 ईस्वी में जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की। लिनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत यानी कि जंतु जगत, पादप जगत और खनिज जगत में विभाजित किया। उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों तथा जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया है। तो यदि कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम पूछा जाएगा तो सिस्टेमा नेचुरी कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम है, जो कि 1758 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विनाम पद्धति। जीवों का वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत द्विनामकरण पद्धति के आधार पर किया जाता है, जिसमें जीव को लैटिन भाषा में एक विशिष्ट नाम दिया जाता है, जिसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग इस जीव के वंश यानी कि जीन्स को तथा दूसरा भाग उसकी जाति यानी कि स्पीसीज को व्यक्त करता है। अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा यानी कि कैपिटल तथा जाति के नाम का छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। उदाहरणतः जैसे होमो सेपियंस, तो होमो जो है आपका एच आप देखते हैं कैपिटल में लिखा रहता है और यस जो है वह स्मॉल में लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन आपका कि जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति जो है सबसे छोटी इकाई है। आधुनिक प्रणाली में जीवों का वर्गीकरण का अवरोही क्रम जो है आप देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर होता है वह जगत हो जाएगा आपका, यानी कि किंगडम। उसके बाद जो है संघ होता है, उसके बाद आपका वर्ग, फिर जो है गुण, उसके बाद आपका कुल हो जाएगा, फिर वंश होगा, उसके बाद फिर आपका जाति। तो सबसे छोटा जो है वो होगा जाति और सबसे बड़ा यदि पूछा जाएगा तो हो जाएगा वह जगत। अगला क्वेश्चन आपका कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्हिटेकर। जीव जगत के वर्गीकरण की निम्नलिखित वर्गीकरण प्रणालियां जो है प्रस्तुत की गई हैं, जो कि आपका पहला है वह है 2 जगत वर्गीकरण, जो कि कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, और दूसरा है 3 जगत वर्गीकरण, जो कि हेकल के द्वारा दिया गया था, और तीसरा है आपका कि 4 जगत वर्गीकरण, जो कि कोपलैंड के द्वारा दिया गया था, और चौथा जो है आपका वह 5 जगत वर्गीकरण, जो कि RH व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। तो व्हिटेकर द्वारा जो है प्रस्तुत वर्गीकरण में 5 जगत बताए गए हैं, जो है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा है, पादप है, कवक है और जंतु हैं। तो व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, व्हिटेकर। अगला क्वेश्चन आपका, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीकी। जीवों यानी कि जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया वह आकृतिकी और पारिस्थितिकी एवं आनुवंशिकी पर आधारित होती है।
तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा कि जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहा जाता है, तो वह वर्गीकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कवक। जीवाणु, नीलहरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा यह मोनेरा जगत में शामिल है। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है, और इन जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक आर्किया और आर्किया जिसको आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है, और दूसरा जो है आपका यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया। तो कवक जो है वह मोनेरा जगत में नहीं बल्कि प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं, तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, इनमें से किसी में नहीं। विषाणु यानी कि वायरस अति सूक्ष्म अकोशिकीय यानी कि नॉन सेलुलर संरचना वाले न्यूक्लियर प्रोटीन कण हैं जिनमें प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणुओं को जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है, न प्रोटिस्टा में, ना मोनेरा में, फिर ना प्रोटोजोआ में। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, इनमें से किसी में नहीं। अगला क्वेश्चन आपका कि जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है कौन सा, तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, केंद्रक युक्त। जीवाणु जो है वह मोनरा जगत में शामिल एक कोशिकीय जीव है जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अधिकांश जीवाणु वह विषमपोषी होते हैं, परंतु कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये अब तक ज्ञात सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। ये जीव मानवों, पशुओं, पादपों, कीटों तथा मृदा आदि में पाए जाते हैं और कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर प्रतिजैविकों यानी कि एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि आपका पेनिसिलिन हो गया, बीटा लैक्टम, ये सभी हो गया आपका। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा, सबसे छोटी जीवाणु कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, कवकों के विषय में असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कवक यानी कि फंगी एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रक कला पाई जाती हैं। बहुकोशिकीय कवकों का शरीर जो है धागे जैसे कवक सूत्रों से बना होता है। इनमें पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना पोषण अन्य पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं, सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन जो है वह असत्य है, कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कवकों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में, यानी कि खाद्य पदार्थ के रूप में भी, अल्कोहल निर्माण में भी और ब्रेड बनाने में भी। कवकों का जो है विशेष आर्थिक महत्व है। इनकी विभिन्न प्रजातियों का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एगरिकस बिस्पोरस जो कि मशरूम का कवक होता है तथा मोरसेला का उपयोग सब्जी के रूप में, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जिसको ईस्ट कहा जाता है का उपयोग ब्रेड तथा अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कवकों से एंजाइम एवं एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किए जाते हैं। तो जो है आपसे पूछा जाता है मशरूम क्या है, तो मशरूम जो है क्या है, वह एक कवक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लाइकेन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं। ये कथन जो है असत्य है। लाइकेन एक थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक यानी कि फंगी तथा शैवालों के मध्य सहजीवी व्यवहार के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। इस सहजीवन में कवक शैवालों को जल, खनिज लवण, विटामिन आदि प्रदान करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवकों को पोषण प्रदान करते हैं। लाइकेन का प्रयोग जो है आपका मिर्गी, खांसी, पीलिया, डायरिया आदि रोगों की औषधि के निर्माण में तथा खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। ये मृदा को हानि नहीं पहुंचाते बल्कि मृदा निर्माण में यह सहायक होते हैं। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ असत्य होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए,
तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सही है आपका। बी है, प्रायः ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो यह भी सही है। सी है कि विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यह भी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका, लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण। लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक नील हरित शैवाल बहुतायत में पाए जाते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण लाल सागर को यह विशिष्ट नाम प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका कि पादप जगत के वर्ग हैं कौन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। जीवों के आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वे सभी बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है तथा जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं पोषित होते हैं, पादप जगत में शामिल किए जाते हैं। पादप जगत को मुख्यतः 3 संघों में विभाजित किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। तो तीनों जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पादप जगत के वर्ग जो हैं वह तीनों हैं। अगला क्वेश्चन आपका, थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फेगनम। थैलोफाइटा पादप जगत का एक संघ है जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में होता है। इन पादपों में संवहन ऊतकों का भी अभाव होता है और थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक एवं लाइकेन शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कि थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो स्फेगनम इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नास्टाक एवं एनाबिना। नास्टाक एवं एनाबिना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सारगासम शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार की जाती है तथा इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी होता है। कारा नाम का शैवाल उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है तथा लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो आपका जो है प्रश्न पूछा गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन से हैं? तो वह है नास्टाक और एनाबिना। अगला प्रश्न है आपका कि जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत। जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए जाइलम तथा फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक पाए जाते हैं उन्हें ट्रैकियोफाइटा नामक पादप संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ट्रैकियोफाइटा संघ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक टेरिडोफाइटा और दूसरा है आपका अनावृत बीजी और तीसरा है आवृत बीजी। तो यहाँ जो है आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जल संवहन के लिए कौन सा ऊतक जो है उत्तरदायी होता है? तो वह है आपका जाइलम ऊतक। और पौधों में भोजन के लिए जो है कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो वह होता है आपका फ्लोएम ऊतक, फ्लोएम। तो ये दोनों जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के किस विषय में टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ से हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये बीज रहित पादप हैं, इनमें जीवाणुओं द्वारा प्रजनन होता है और इनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित रहता है। तो टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों में जो है उपयुक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। ये पादप नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, इनमें संवहन तंत्र यानी कि जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित होता है, परंतु पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है, इसलिए टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संघ पोरीफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये एक कोशिकीय होते हैं। संघ पोरीफेरा के जीव अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव हैं जिनमें नाल तंत्र यानी कि कैनल सिस्टम पाया जाता है, जिससे इनके पूरे शरीर में जल प्रवाहित होता है और ये अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। साइकान, स्पांजिला आदि इस संघ के प्रमुख जीव हैं।
अगला क्वेश्चन आपका, सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्केलिथीज। सूत्रकृमि अथवा इसे गोलकृमि, एस्केलिथीज अथवा जो है निमेटोडो संघ के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर पतले धागे के समान बेलनाकार होता है जो दोनों सिरों पर नुकीला होता है। ये कृमि जल तथा स्थल दोनों भागों पर पाए जाते हैं। ये परजीवी होते हैं। तो जो है आपसे पूछा गया है कि सूत्रकृमि जो है किस संघ से संबंधित है? तो एस्केलिथीज से। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित जीवों तथा उनसे संबंधित संघ को सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो चलिए जो है देखते हैं। तो ये है आपका केचुआ। तो यह किस संघ का होगा? केचुआ जो है एनेलिडा संघ का है। संघ एनेलिडा में आपका खंडयुक्त अथवा बलय यानी कि रिंग जैसी संरचना वाले जंतु शामिल किए जाते हैं। इसमें ये एक लिंगी तथा उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। इसका उदाहरण जो है आपका केचुआ है। और बी दिया गया है मकड़ी। तो मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा संघ का है। तो बी का जो है यहाँ पहला हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु जो है सबसे बड़ा संघ है जिसमें लगभग 10 लाख जंतु शामिल हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। उदाहरण आप देख, इसका जो है मकड़ी, केकड़ा, मधुमक्खी, मच्छर, ये सभी जो है आपका आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। सी है आपका सीप। तो सीप जो है वह मोलस्का संघ का है। तो मोलस्का संघ में जो है अकशेरुकी तथा कशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है ये, जिसमें कोमल शरीर एवं कवच वाले जंतु शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में इसमें सीप, ऑक्टोपस आ जाते हैं मोलस्का संघ में। और मेढक जो है यह कार्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। संघ कार्डेटा के जीवों में जो है शरीर के अंगतंत्र पूर्ण विकसित होते हैं। इनके जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। उदाहरण के रूप में जो है मेढक, मछली और मनुष्य ये कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख सकते हैं ए का जो है तीसरा हो जाएगा यहाँ, बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा दूसरा, डी का हो जाएगा चौथा। यानी कि 3, 1, 2, 4 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा आपका। तो 3, 1, 2, 4 आप देख सकते हैं कि विकल्प बी जो है यहाँ से हो जाएगा 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है आपका कि संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति। संघ सिलेंट्रेटा के जीवों के शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे अंतर्गुहा कहते हैं। इनके मुख के चारों ओर लंबे संस्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें जो है मस्तिष्क, सिर, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। उदाहरण के रूप में अब जो है हाइड्रा हो जाएगा और समुद्री एनीमोन। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा कि संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण क्या है? तो वह है शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति, जिसमें आपका जो है आ जाता है हाइड्रा और समुद्री एनीमोन। अगला प्रश्न आपका, अकशेरुकी तथा कशेरुकी नामक 2 वर्गों में विभाजित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ कार्डेटा में। संघ कार्डेटा में शामिल जंतुओं को कशेरुकी दंड की उपस्थिति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वे जीव जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है उन्हें अकशेरुकी तथा जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अनियततापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि मत्स्य, उभयचर और सरीसृप ये सभी अनियततापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित कर लेते हैं अनियततापी जंतु कहलाते हैं। इनके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप वर्गों को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत जिन जंतुओं के शरीर का ताप एक निश्चित स्तर पर रहता है वे नियततापी जंतु कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पक्षी आता है तथा स्तनधारी वर्ग के जंतु जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि मछली का वाताशय यानी कि एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। मछली का वाताशय यानी कि एयर ब्लैडर, जिसको स्विम ब्लैडर भी कहा जाता है, एक सहायक श्वसन अंग तथा द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। यह मछलियों की देह गुहा में स्थित होता है जिनमें वायु, मुख्यतः ऑक्सीजन जो है भरी रहती है। इसके कारण मछलियां बिना डूबे अथवा सतह पर आए बिना जल में एक निश्चित गहराई पर बनी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पक्षी और
चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यहाँ से हो जाएगा मध्यपट यानी कि डायफ्राम के कारण। पक्षी और चमगादड़ दोनों की शारीरिक संरचना में अंतर होता है। चमगादड़ों में मनुष्यों की तरह मध्यपट यानी कि डायफ्राम पाया जाता है। पक्षियों में इसके स्थान पर वायुकोश पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चमगादड़ जो है बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि पक्षी जो है वह अंडे देते हैं। तो इसलिए जो है यह भिन्न हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम जो है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, और भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में यह भारत की वन्य जीव संपदा का प्रतीक है। विश्व के लगभग 2/3 बाघ भारत में पाए जाते हैं, और बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो प्रश्न जो है पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया था? तो 1973 में। और वर्तमान में जो है भारत में बाघों की कुल संख्या जो है वह 2967 है। सर्वाधिक बाघ जो है वह आपका मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर जो है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन आपका शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइबरनेशन। शीत ऋतु में बहुत से पशुओं की शारीरिक क्रियाओं यानी कि उपापचय, श्वसन आदि की दर तथा तापमान कम हो जाता है और उनमें निष्क्रियता आ जाती है। सामान्यतः वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। यह स्थिति जो है शीत निष्क्रियता यानी कि प्रसूति काल अथवा शीत निद्रा कहलाती है। शीत निष्क्रियता में जाने से पहले ये पशु सामान्य मात्रा से अधिक भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं तथा एक सुरक्षित स्थान की खोज करते हैं जहां वे इस अवधि में सुरक्षित रह सकें। तो वह हाइबरनेशन आपका कहलाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालेर्पा टैक्सीफोलिया। कालेर्पा टैक्सीफोलिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। यह हरे शैवाल की एक प्रजाति है जो 6 से 12 इंच तक वृद्धि कर सकती है। कितना? तो 6 से 12 इंच तक यह वृद्धि कर सकती है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाल युक्त पैर। जल में तैरने वाले पक्षियों में जाल युक्त पैर होते हैं, अर्थात इनकी अंगुलियां एक जाल द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। इनकी सहायता से ये पक्षी जाल को पीछे की ओर धकेलते हैं। जल में तैरने वाले पक्षियों में बत्तख है, वाटर रेल आदि जो है प्रमुख है वह। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजगर। अजगर विश्व का सबसे लंबा सर्प है जो कि 33 फीट अथवा इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। यह एक विष रहित सर्प है क्योंकि इसमें विष ग्रंथियों का जो है अभाव होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काकरोच। काकरोच जिसे तिलचट्टा भी कहा जाता है आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इस संघ के जंतु प्रायः एक लिंगी होते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय संरचना यानी कि सिरा, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। इनके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था लार्वा अवस्था होती है, बाद में ये विकसित होकर वयस्कों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा कि वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है कौन सा है? तो वह काकरोच अथवा तिलचट्टा है। और इसका जो है पूछा जाता है किस जंतु का जो है खून सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टे का खून जो है वह सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि कार्ड निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मछली की। कार्ड जो है यह गैडस वंश की मछलियों का सामान्य नाम है जो सामान्यतः समुद्रों अथवा झीलों की तलहटी में रहती हैं। कार्ड वाणिज्यिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मछली है। इसकी मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, वह अटलांटिक कार्ड है, पैसिफिक कार्ड है और ग्रीनलैंड कार्ड। अगला क्वेश्चन आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान जो है करना है। तो जो है ये आपका दिया गया है कि सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थलीय जीव जो है वह हाथी है। तो ये का जो है आपका तीसरा हो जाएगा। और बी है आपका सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वह नीली व्हेल है। तो बी का चौथा हो जाएगा।
और सबसे बड़ा पक्षी कौन सी है, तो यह शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा पक्षी, तो सी का दूसरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है, तो डी का पहला हो जाएगा। यानी कि 3 4 2 1 जो है इसका सही मिलान है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और लिम्नोलॉजी यहाँ दिया गया, आप देख सकते हैं ऑप्शन में, तो तालाबों, पोखरों और झीलों आदि के जीवों को अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। और बी है आपका हर्पिटोलॉजी, तो यह उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पिटोलॉजी कहलाता है। सी है मेलाकोलॉजी, तो मेलाकोलॉजी के अंतर्गत जो है मोलस्का संघ के जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जो है ये था जीवों का वर्गीकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।